अदिति, छात्राध्यक्ष जीएसएन मेरी कॉलेज कॉलरॉन मैगजीन समिति हिंदी डेस्क की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे समक्ष निर्णायक की भूमिका में मौजूद मनीष शर्मा, हमारी समिति की संयोजक डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव एवं डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह, उपस्थित प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं, प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीएसएन मेरी कॉलेज कॉलरॉन मैगजीन समिति द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की विचारधारा के सृजनात्मक आयाम के अंतर्गत मौलिक कहानी प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बापू गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे भजन की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी जो महात्मा गांधी के दैनिक पूजा का हिस्सा होने के कारण उनके सबसे प्रिय भजन का पर्याय बन गया, जो कि कुछ इस प्रकार है। वैष्णव जन तो तेने कहीजे पीड़ पराए जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहीजे पीड़ पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना जाने रे, वैष्णव जन तो तेरी कहीजे पीड़ पराए जाने रे। धन्यवाद। मौलिक कहानी प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता का आरंभ करने से पहले मैं हमारी समिति की छात्रा उपाध्यक्ष महिमा से अनुरोध करूंगी कि वे आए और प्रतियोगिता के निर्णायक का परिचय दें। महिमा, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारी इस मौलिक कहानी प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता के निर्णायक हैं मनीष शर्मा जी, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ निर्माता, गंदगी की महारथी व अन्य सुप्रसिद्ध कहानियों के लेखक। आपने स्नातक स्तर की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इसके अलावा आपने पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म और मास्टर्स इन कम्युनिकेशन भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पूर्ण किया। आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं वीडियो प्रोडक्शन, न्यूज़ मीडिया, जर्नलिज्म, स्टोरी टेलिंग, न्यूज़ राइटिंग, एडिटिंग, बुक राइटिंग इत्यादि। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जीएसएन मेरे कॉलेज के सभी प्राध्यापक, प्रतिभागी और छात्रगण सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद महिमा। प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को नियमों से पुनः अवगत करा देती हूँ। कहानी मौलिक व विषयबद्ध होनी चाहिए। प्रस्तुति का समय 5 मिनट का होना चाहिए। प्रतियोगिता के समय कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है। निर्णायकों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं हमारी समिति से लावण्य चतुर्वेदी को आमंत्रित। तो इसी के साथ मैं हमारे प्रथम प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे प्रथम प्रतिभागी हैं दुर्गेश यादव, शहीद भगत सिंह कॉलेज से। आपका स्वागत है। मैम, जरा ऑर्डर में चेंज है। दुर्गेश से पहले महबूब आएंगे, वेंकटेश्वर कॉलेज। सर को बताइए। एक और बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया। एक और चीज़ की मैं घोषणा करना चाहूँगी, वो ये कि जो भी परिणाम होंगे वो हम आज ही घोषित करेंगे, लेकिन ये निर्णायक के ऊपर निर्भर करता है कि वे इसको कब तैयार कर पाते हैं। तो प्रथम सत्र के बाद भी हम लोग बता सकते हैं, और जो द्वितीय सत्र हमारा कार्यशाला का है उसके बाद भी हम इसको अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल सही, बिल्कुल बात बतानी थी जो कि रह गई। चलिए, तो महबूब आप शुरू कर सकते हैं। जी, क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? जी बिल्कुल महबूब, आप दिखाई दे रहे हैं, आवाज भी आ रही है। तो जैसे कि गांधी जी के विचारधारा पर ये कहानी वाचन प्रतियोगिता है, तो गांधी जी की एक विचारधारा थी, वो शराब और जुए की लत को बहुत गलत मानते थे। तो उसी के ऊपर मेरी कहानी है। कहानी का शीर्षक है महबूब, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 मिनट, किसी के फोन से प्रेजेंट हो रहा है। मैं 1 मिनट वो बंद करवा दूं।
तो हम मैम आपकी ठीक से सुन पाए। टाइमर है वो 5 मिनट्स टाइमर है का लेकिन टाइमर। वो फिर उसमें ऑडियो भी चल रहा है ना पीछे से। ओके मैम, मैं अंतरा को बोल देती हूँ वो ऑफ कर वो देगी कुछ अपना। बेल जी मैम। जैसी चीज है तो वो आप लोग उसको रिंग कर दीजिएगा। जी मैम। जी मैम। हाँ ठीक है। जी मैम, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? 1 मिनट, अदिति प्रिपेयर हो गया वो कुछ जैसे कोई रिंग होती है ना फोन में, रिंग टाइम देख के यस रिंग। मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। वो कर दो प्ले। ठीक है महबूब, आप शुरू कीजिए। जी। मेरी कहानी का शीर्षक है भूख की प्यास। यानी कि विद्यालय से आते ही रोहन और राजू ने घर का दरवाजा धड़ल्ले से खोला और बस्ते को फर्श पर पटकते हुए सोफे पर चढ़कर वीडियो गेम खेलने लगे। जैसे उनके लिए इससे बाहर कोई दुनिया ही ना थी। दोनों मग्न होकर खेल ही रहे थे कि सहसा पीछे से एक आवाज आई, अरे आते ही मस्ती शुरू कर दी तुम दोनों ने। चलो पहले जल्दी से यूनिफॉर्म उतारो। और बस्ता ऐसे कोई फेंकता है भला? पर रोहन और राजू ने आवाज को इस तरह सुना और भूल गए जैसे हम घड़ी के टिक टिक को सुनते तो हैं पर ध्यान नहीं देते। सरला के 2 ही बच्चे थे जिन्हें वे अपना सब कुछ मानती थी। सरला का पति उसे भले ही कितना भी मूल्यवान वस्तु भेंट कर दे पर वह संतुष्ट अपने बच्चों के चेहरे देखकर ही हुआ करती थी। सरला रोहन के गले का टाई खोल ही रही थी कि पीछे से कटे हुए सेब लेकर कुछ और जूस का गिलास लिए हुए काकी अंदर आई। सॉरी। कटे हुए सेब और जूस का गिलास लेकर काकी अंदर आई और कहने लगी, ये क्या बीवी जी, आप अभी तक यहीं हैं? आपको डॉक्टर के पास जाना है, बाद में आपको समय नहीं मिल पाएगा, जाइए। सरला रोहन की शर्ट का बटन खोलते हुए झुंझलाई हुई नजरों से काकी की ओर देखती हुई कहती है, देख तो रही है, इनको अगर ऐसे ही छोड़ गई तो ये सारे दिन ऐसे ही डोलते फिरेंगे। आप इसकी चिंता ना करें, आप जाइए। रोहन बाबा और राजू बाबा की देखभाल मैं कर लूंगी, आप जाइए नहीं तो देर हो जाएगी। काकी की बातों को अनचाहे मन से मानकर सरला डॉक्टर साहब के पास चली जाती है। सरला के जाने के कुछ 10 मिनट बाद ही सामने की सड़क से चिलचिलाती धूप के बीच एक लंबी सी गाड़ी आई। गाड़ी के शीशे बंद थे और शीशों पर काला पर्दा पड़ा था। गाड़ी को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी रईस के घर में पहिए लग गए हों और वह घर इस ओर चला आ रहा है। गाड़ी सरला के घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक लंबे हट्टे कट्टे शख्स निकले जिनके चेहरे से रईसी साफ झलक रही थी और लिबास में दिखावेपन की बू आ रही थी। अपनी मूछों को ऐंठते हुए घर में प्रवेश करते हुए सरला सरला पुकारने लगे, बीबी जी तो डॉक्टर के पास गई हैं सरकार। अच्छा। दालचंद ने भौएं ऊपर करते हुए कहा, आए तो कहना कि मैं आज रात कुछ देर से आऊंगा, हमारी महफिल देर रात तक चलेगी तो मैं देर रात आऊंगा या हो सके तो कल सुबह आऊंगा। इतना कहते ही दालचंद वापस उसी पहिए वाले घर में बैठ गया और घर बाहर की सड़कों पर चलने लगा। दालचंद के व्यवहार से सरला बहुत परेशान रहा करती थी। उसकी जुए और शराब की गंदी लत पूरे परिवार को डुबोई जा रही है, यह आभास सरला को होने लगा था। दालचंद रोज रात जुए में हार कर शराब के नशे में धुत होकर डगमगाते पैरों से आता और झूठी मर्दानगी की सच्ची सूरत सबको दिखलाता था। कभी कभी रोहन और राजू इतने सहम जाते कि घंटों तक अपने दरवाजे नहीं खोलते और बस दरवाजे के पास कान लगाकर यह सुना करते कि पापा मम्मी में क्या बातें चल रही है। दालचंद अपनी संपत्ति का आधा भाग जुए में हार चुका था। अब जो कुछ भी ऐशो आराम की जिंदगी बची थी उसकी पत्नी सरला के बदौलत बची थी। पर सरला इन दिनों काफी बीमार रहा करती थी। कई सर्जन डॉक्टर को उसने दिखाया पर कुछ खास लाभ नहीं मिला। फिर वह यह भी सोचती थी कि अगर डॉक्टर ने कुछ दिन का आराम बोल दिया तो रोहन राजू को कौन संभालेगा और कौन कौन काम पर जाएगा, क्योंकि उसे अब पता लग चुका था कि दालचंद जुए के नशे में इतना डूब चुका है कि उसके जिस्म से अब मक्कारी और कामचोरी की महक आने लगी है। इसीलिए वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना काम पर पाबंदी से जाया करती और घर आकर काकी का भी हाथ बटाती थी। उस रात चांद जब अपनी पूरी रोशनी बिखेरे हुए बादलों के साथ अठखेलियां कर रहा था और सड़कों पर रात कीड़ों के अलावा और किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, सरला को आधे रात रात के करीब पेट दर्द शुरू हुआ।
ऐसा लग रहा है महबूब की तरफ से कुछ नेटवर्क ग्लिच हो गया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है। तो हम अदिति, महिमा, यस मैम, मैं उनसे पूछ रही हूँ। यस मैम। हाँ पूछो जरा। ये अंतरा, यहाँ पे पॉज कर दिया तुमने? यस मैम। ठीक है। हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं दुर्गेश कुमार यादव, शहीद भगत सिंह कॉलेज से। आपका स्वागत है। आप लोग हमको सुन पा रहे हैं? अब जी बिल्कुल, थोड़ा आवाज आ रही है। माइक। दुर्गेश, अपनी कहानी आगे बढ़ाइए जी। सोंधी महक सी, सोंधी ये महक दूसरे सी, पार्टिसिपेंट्स हैं। सोंधी महक सी, सोंधी सोंधी महक सी खुशबू स्वदेशी के पन्नों से झलकती हुई आ रही थी। जैसे लग रहा था कि पगडंड पे चलता हुआ कोई बादल आ गया हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश कुमार यादव है और मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज से हूँ और मैं आपके सामने की तरफ अपने मुंह को करते हुए कहा। छुट्टियों का दिन था। श्याम धीरे से बाहर निकला। श्याम धीरे से बाहर बाहर निकला, मानो वो किसी खोई हुई कश्ती का सहारा हो, कुछ सोच रहा हो। अचानक सोचते सोचते वो सैर करने की सोची और देखते ही देखते वो चलते चलते थोड़ी दूर चला गया। जाते जाते उसने एक रिदम भरी, जो कानों को आनंद देती हुई आवाज सुनी। जो आवाज थी वो अपनी संस्कृति और धरोहर की जान पड़ती थी और उसके उसके दिल ने उसे अपनी तरफ खींच ही लिया। और वो जब वहां पे पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग उसके स्वदेशीपन में राग बिराग मिलाए हुए भाव भजन कर रहे थे। और ये देखते हुए वो इतना खो गया कि मानो स्वदेश स्वदेश का सपना उसकी आंखों में तैर रहा हो। गांव की पगडंडी, झूमते हुए बगीचे, लहलहाते हुए तालाब, वो उस भाव भंजना में ऐसे खोया कि अपने स्वदेश को याद करने लगा। अभी 35 साल ही तो हुए थे उसे कनाडा गए हुए। 35 साल का वक्त इतनी जल्दी बीत गया, वो सोच ही नहीं पा रहा था। हर स्वदेशी चीज को वो अपने लहजे के रूप में अपना रहा था, मानो कनाडा को ही स्वदेश अपना देश बना लिया हो। जब उसे अपने देश की याद सताने लगी तो उसकी भाव भंगिमा मानो ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे अब उसे अपना स्वदेश बुला रहा हो वापस। वो जाना चाहता था पर काम के चलते जा नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार उसने ठान ली कि स्वदेश जाएंगे और देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। वो अपने देश अब आ चुका था और देश के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहा था, जिससे हमारा देश और बुलंदियों को छू रहा था। हमारा देश का मतलब उसका देश। भाव भाव भंगिमापूर्ण वह इस माध्यम से था कि स्वदेश के लिए उसका प्रेम इतना अटूट था कि कनाडा में भी उसने स्वदेशी को जीवित रखा और अपने देश की भावना को बरकरार रखा।
गांधी जी के मूल्यों पर गांधी जी के मूल्यों पर चला। गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ देश बनाओ। स्वदेशी है तो अपना देश है, अपना देश है स्वदेश है। इस पे छोटा सा एक स्वदेश मूवी का गीत है, तो मैं उसकी चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। ये देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, ये पुकारे मेरा यार। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गेश। हमारी अगली प्रतिभागी हैं दीपा, जीसस एंड मैरी कॉलेज से। आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपा है और मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज की दीपा दीपा थोड़ा जो माइक है उसको अपने मुंह के पास लाओ, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है तुम्हारी। बोलो थोड़ा, आवाज काफी तुम्हारी ना। मनीष, आपको ठीक से आ रही है आवाज? बोले हैं जरा। मेरी कहानी का शीर्षक है एक वृद्ध। आवाज साफ नहीं आ रही है दीपा, शायद आसपास का इको बहुत आ रहा है। आप या तो स्पीकर हटा करके बात करो, ये जो हेडफोन है इसको हटा के डायरेक्ट फोन पे बात करो। मैम अब आ रही है? हाँ, परफेक्ट। ओके मैम। मेरी कहानी का शीर्षक है क्या उसकी अम्मी, जो परिवार के नाम पर उसके लिए एकमात्र सहारा थी, इस हुल्लड़बाजी में बची होगी। इन्हीं सब बातों को याद करते, टटोलते, पिरोते हुए वह एक गहरी सांस ले खामोश हो गई। हौले हौले से चलते उस खराब पंखे ने पार्वती के पूरे शरीर को पसीने से तर कर दिया था। मांग में भरे लाल सिंदूर के कण पसीने के साथ बह सिर पर रक्त के समान बिखरने लगे। तभी अमनदीप ने कमरे में प्रवेश किया। गठीला नौजवान, शांत गंभीर आंखें। वक्त आने पर यही आंखें लाल लाल हो अंगारे भी दहकाने लगती थी। आज अजीब सी बेचैनी में थी। उसके प्रवेश के साथ ही पार्वती उठकर बैठ गई और सिर का पल्लू ठीक करने लगी। अमनदीप ने आकर अलमारी खोल कागज पत्री को खोलना उलटना शुरू कर दिया और फिर था पाकर कुछ कागज समेत वह बाहर निकल गया। अमनदीप ने एक नजर पार्वती की ओर देखा। वह नजरें झुका खामोश थी। वह बाहर निकल गया। वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर उसके ससुर, सास और देवरानी और बीच में अमनदीप था एकदम मुरझाया। उसे वो दिन याद आ रहा था जब अमनदीप के घर वह रोज सुबह सांझ दूध लेने जाया करती थी। प्रेम तो तब भी था पर धर्म अलग था। किन विकट परिस्थितियों में इन दोनों का विवाह हुआ ये भी उसे याद है। अमनदीप ने उसका नाम महर से पार्वती रख दिया था। पूरा परिवार खत्म होने के बाद जब सिर्फ महर ही बची थी। स्वाभिमानी व सद्भावना के भावों से भरे अमनदीप के पिता होश संभालते ही गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हो गए थे। वे एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अनगिनत विभाजन की त्रासदी में घायल पीड़ितों की जान हथेली पर ले सहायता की थी, बिना हिंदू मुस्लिम का भेद करते हुए। माँ की मृत्यु हो जाने पर महर को अकेला व असुरक्षित पा वे घर ले आए थे और फिर धार्मिक उन्मादियों से बचाव हेतु उसका विवाह अपने छोटे पुत्र से कर दिया। सुनने में आ रहा था कि भारत और पाकिस्तान की सरकार औरतों को भी विभाजन के बाद अपने परिवारों से अलग हो गई थी। जबरन विभाजन के बाद जो औरतें अपने परिवार से अलग हो गई थी, जबरन धर्म परिवर्तन कर जबरदस्ती घर बिठा लिया गया मानते हुए दोबारा अपने पुराने ठिकानों पर भेज रही है। पार्वती को पता चला कि बार बार सरकारी अधिकारी आकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। औरतों ने इतना सब कुछ झेलने के बाद भी पारिवारिक संबंध विकसित किए थे, पर भारत और पाकिस्तान की सरकारें इन इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में बिल्कुल संवेदनशील रवैया नहीं अपना रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस रोज घर के चक्कर लगाने लगी थी। आस पड़ोस के लोगों से चोरी छुपे पुलिस वाले आकर अपने शकों को सही करने में जोरों से लगे हुए थे।
अमनदीप सिर झुकाए बैठा था। सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वाले आज फिर घर आए थे और बैठे पार्वती के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पार्वती को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, उसके माता-पिता के बारे में सवाल किए गए। वह मुश्किल से 1-2 सवालों का जवाब दे रही थी, वो भी सिर्फ हाँ हूँ में। सामाजिक कार्यकर्ता की आवाज़ बहुत ऊँची होती थी, कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि वो कह नहीं, बल्कि चिल्ला रहा है। और वह कुछ देर बाद रूखी-सूखी तसल्ली कर चले जाते। अमनदीप अभी विवाह नहीं करना चाहता था, पर अमनदीप के पिता ठहरे गांधी जी के भक्त, उन्हें उनमें निहित सद्भावना की भावना ने उस 16 वर्षीय लड़की को ऐसे ही मृत्यु के हाथ नहीं सौंपने देना चाहा और उन्मादियों से बचाने के लिए दोनों का विवाह कर दिया गया। अमनदीप और पार्वती का जीवन जब प्रेम की आरंभिक कलिकाओं से महकने लगा था, तभी ये सब शुरू हो गया। सब कुछ बिखर रहा था। कार्यकर्ता कहते थे कि उसे पाकिस्तान में वापस उसके घर वालों के पास भेज दिया जाएगा, अगर उसकी पाकिस्तानी होने की बात पुख्ता हो गई तो। उन्होंने पुराने घर को भी छोड़ दिया और फिर नई जगह बस गए। मुसीबतों ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। ठिकानों का बदलना बदस्तूर जारी था, पर लोगों के ताने, उनके बार-बार प्रताड़ित किए जाने से वह कहीं भी नहीं बचे रह जला। आंगन में सब सिर झुकाए बैठे थे। एकाएक कई लोग एक साथ आ धमकते हैं। सरकारी आदमी सिर्फ 2 हैं, पर लोगों को पता है ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ तबाही होती है। अंततः इन्हें देखते ही लोग इनके पीछे हो लिए और कतार लंबी होती चली गई। कुछ चिल्लम-चिल्ली, रोना-पीटना, सास की आवाज़ और देवरानी की आवाज़ आती है, जिससे वे लोग जो इस अतिक्रमण में घर के अंदर नहीं घुस पाए थे, कान लगा रोने की आवाज़ सुनकर ही समझ गए कि फैसला हो गया है। अधिकारी अपना काम कर तुरंत चले गए। वह कल महर को घर छोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लेंगे। उनके जाते ही भीड़ तितर-बितर हो गई। जसदीप आज पहली बार हारे हुए चित्त से सर झुकाए बैठे थे। जिंदगी के उतार-चढ़ावों से मानो आज उनका शरीर थक गया था और आंखें भर आई थी। जिस लड़की को वह अस्पताल से कट्टरपंथियों की नजरों से बचा लाए थे, लोगों की लाखों बातें सुनने के बाद भी जो अटल रहे, उनका मन टूट गया था। तो आपका समय समाप्त। पार्वती रो रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे? कहीं अब जाना मुश्किल लगता है। आस पड़ोस सब जाग रहा था। पार्वती को इतने ताने देने के बाद आज सब जो जाने को थी, सबका मन अवसादित हो गया था। रात गहराती गई, माहौल गर्म हो गया। सुनने में आ रहा है कि सुबह तड़के ही समय से पूर्व पुलिस और कार्यकर्ता समेत घर आ पहुंचे। माहौल गरमा रहा है। सुनने में आ रहा है कि अमनदीप और पार्वती का कोई सुराग नहीं। नए जीवन की तलाश में वह दोनों पंछी उड़ चले। कट्टरपंथियों के मुंह जो इस पूरी घटना के हर पहलू को बड़ी तल्लीनता के साथ अब तक देखते आए थे, वह आज इस घटनाक्रम के अंत जो आज इस घटनाक्रम का अंत का दिन मान रहे थे, बिचक कर लटक गए। उनमें सिर्फ खुन्नस शेष रह गया। धन्यवाद। निष्ठा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं सर, ओके। वीडियो ऑन करना अनिवार्य है ना? जी मैम। अगर कुछ डेटा की प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए, वरना मैम वो थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए शुरू में ऑन हो करके गया। अपना परिचय देने के बाद आप ऑफ कर दीजिए। ओके। सुप्रभात मैम, सुप्रभात सर। आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा, फिर गांधी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया, सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर शब्द पढ़ाया।
गांधी जपते थे फिर गांधी नाम की माला, 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। किस्सा एक गजब सुनाती हूँ, आपकी और मेरी जैसी एक सरल लड़की की कहानी सुनाती हूँ। शांत, सरल, सुलझी, पर अपनी किस्मत से सर उठाकर लड़ी। आसमान तो उसके लिए भी दूर था, पर खुद पर विश्वास पूरा था। हमारे स्वप्न सी आजाद, अपनी कहानी खुद लिखती गई। चूल्हे की अग्नि देखकर उसे आज फिर से माँ की याद आ गई। माँ की कमी उसे बार बार परेशान करती थी। सारी जिम्मेदारी धरा पर आ चुकी थी। वह सबके जीवन में माँ की कमी पूरी करने की कोशिश प्रतिदिन करती रहती। छोटी बहन की देखभाल, दादी माँ का स्वास्थ्य, पिताजी के मन की बात, सबका ध्यान रखती थी। परंतु खुद उदास होने पर माँ की चुन्नी ओढ़कर खूब फूट फूट कर रोती थी। दो घर छोड़कर ही माधव रहता था, जिससे बचपन में ही उसका ब्याह करा दिया गया था। ज्यादा बातचीत न होने के बावजूद भी वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। आता था, धारा द्वार पर खड़ी उसको देखकर उसका इंतजार करती थी और दोनों मानो आंखों ही आंखों में बातचीत कर लेते थे। परंतु माधव की मृत्यु के बाद उस पर विधवा होने का कलंक भी लग चुका था। बस अब वह जिंदगी काट ही रही थी। सुबह से शाम काम और रात विचार में बीत जाती। माँ चाहती थी कि धरा पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने और जीवन में अपने जैसी लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। धरा की माँ के बचपन के समय लड़कियों को पढ़ाने का चलन न था। वह गरीबी और जिम्मेदारी से बंधे होने के कारण वह कभी नहीं पढ़ पाई थी, पर अपनी पुत्री को वह स्वप्न पूरा करता देखना चाहती थी। इसी कारणवश धरा का सरकारी विद्यालय में दाखिला करवाया तो गया था, पर और उसे सामान्य ज्ञान जैसे गिनती, छोटा मोटा हिसाब, हिंदी पढ़ना आता था। परंतु माधव की मृत्यु के बाद समाज के डर व दबाव के कारण उसका विद्यालय जाना भी बंद करवा दिया गया था। अब वह जब भी अग्नि को देखती थी, उसे लगता था कि उसकी माँ की चिता और माधव का प्रेम उससे जवाब मांग रहे हैं। सोचते हुए उसे यह किस्सा याद आ जाता है कि जब माँ और धरा शहर गए थे तो कलेक्टर साहब को रोककर माँ ने उनसे पूछा था कि मेरी बेटी को बड़ा अफसर बनने के लिए कहाँ से, कैसे और कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ तक खर्चा तक पूछ चुकी थी। सोचती थी कि कुछ ना हो पाया तो मैं अपने कंगन बेचकर धरा को अफसर बनाऊंगी। पर वह क्या जानती थी कि उसे एक दिन विद्यालय जाना भी नहीं नसीब होगा। जीवन सरल रूप से बीत रहा था। धरा अपने स्वप्न को पूरा करना भूल चुकी थी और उसे भूलने की कोशिश प्रतिदिन करती रहती थी, पर फिर से उसे वह अग्नि उसे अंदर तक जला देती थी। ऐसे ही एक दिन वह अपनी छोटी बहन राधा को लेने विद्यालय गई थी तो उसे एक चमकती हुई गाड़ी दिखी और पूछने पर पता चला कि कलेक्टर साहब की है, जो स्कूल का निरीक्षण करने आए। जाते समय उन्होंने धरा को आवाज देकर कहा कि तुम बातचीत करने का साहस रखो। गांव के पंतों से बात कर उन्होंने धरा को स्कूल जाना तो शुरू करा ही दिया था, परंतु जाते समय वो गांधी जी की द्वारा लिखी गई सत्य पर प्रयोग की किताब की सलाह देकर गए थे। धीरे धीरे धरा विद्यालय जाकर फिर से पढ़ने
चाहती थी, परंतु घर की जिम्मेदारी उसे रोक रही थी। उसने गांव में रहकर ही अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। शहर के कॉलेज में दाखिला लेकर गांव में रहकर परीक्षा की तैयारी करती रही। समाज से पता नहीं उसे क्या क्या नाम दिए गए। संघर्ष अभी भी जारी था। परीक्षा वाले दिन ही पिताजी का निधन हो गया, पर परिवार ने उसे यह कहकर शहर भेज दिया कि पिताजी ने कहा है कि अब वह सिर्फ एक अफसर से ही बात करेंगे, तुम जाओ और परीक्षा दो। पर परीक्षा खत्म होने के बाद जब बड़े भाई से उसे पता चला कि पिताजी नहीं रहे, वो टूट चुकी थी। पिताजी के आखिरी समय में उनके पास न होने का गम उसे खाया जा रहा था। वह कभी इधर जाती तो कभी उधर, वहां रोती रोती अपने पिताजी को पुकारती। गांव जाने पर गांव वालों ने कहा कि इसकी जिद ही इसके पिता को मार गई। दिन गुजरते गए, धरा संभलती गई। परीक्षा के परिणाम आए, वह अव्वल हुई। आज वही गांव उसका सम्मान करता है जो धरा के चरित्र पर उंगलियां उठाते थे। अपने कार्यकाल में गांधी जी की वह बात मानकर कि तुम जहां भी हो कर डाले। आखिरी कक्षा खत्म होने के बाद धरा घर के रास्ते से गांव के नए रूप को देखकर खुश थी। रिटायरमेंट के बाद गांव में विद्यालय बनाकर धरा अपनी यह अग्नि दूसरों तक पहुंचाती थी। धरा आजाद है, बेपरवाह है, सुकून में है। एक शिक्षक में है जो ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। हर एक विद्यार्थी में है जो उस ज्ञान को समझकर समाज के हित में काम लेता है। धरा आप में है, मुझ में है और गांधी जी के सिद्धांत में है। धन्यवाद। धन्यवाद निष्ठा। हमारी अगली प्रतिभागी हैं जॉली, जो है लीडी श्री राम कॉलेज से। आपका स्वागत है जॉली। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जॉली है और मैं लेडी श्री राम कॉलेज से हिंदी विभाग की छात्रा आज आप सभी लोगों के सामने गांधी जी की विचारधारा पर आधारित एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी शुरू से ही जातिवाद के खिलाफ रहे। उन्होंने हमेशा से ही इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई है। गांधी जब 12 वर्ष के थे तब अक्का नामक एक व्यक्ति उनके घर में सफाई के लिए आया करते थे, जो उनके घर में शौचालय की सफाई किया करते थे। एक बार गलती से गांधी जी ने उन्हें स्पर्श कर दिया था, जिसकी वजह से उनको परिवार में काफ़ी डांट लगाई गई और गांधी जी की शरीर की शुद्धि के लिए कई ज़्यादा हवन करवाए गए, यज्ञ करवाए गए और कई कर्मकांड करवाए गए। गांधी जी ने उस समय अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर इन सब में भागीदारी तो माता से ये कह दिया था कि इस तरीके से अक्का जी के स्पर्श को पाप समझना अपने आप में ही पाप है, जिससे ये पता चलता है कि वह हमेशा से ही जातिवाद के खिलाफ रहे। लेकिन क्या वास्तव में आज़ादी के 75 साल बाद भी गांधी जी की इस विचारधारा पर कि शूद्रों का विकास होना चाहिए, दलितों का जो दमन किया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए, क्या ये वास्तव में खत्म हुआ है? इसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको अपनी एक कहानी सुना। मेरा पूरा नाम है जॉली गौतम और मैं खुद भी दलित परिवार से आती हूँ। ये बात है 9वीं कक्षा के, जिस समय मैं 9th क्लास में थी और ये सन 2015 की बात है। मैं बहुत डरी और सहमी लड़की हुआ करती थी, जिसे टीचर के सामने जाने में डर लगता था, जो किसी से कुछ भी बोलने में हिचकिचाती थी, जो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, जो जा करके अक्सर वो पीछे वाले बेंच पे बैठ जाया करती थी। तो मुझे आज भी याद है कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, मुझे कुछ नहीं आता था, शायद इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं था। क्लास के सभी बच्चे कुछ ना कुछ बोलकर मुझे चिढ़ाया करते थे। मैं आज भी जब इस बात को याद करती हूँ तो मैं थोड़ी-सी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि जब वो मुझे चिढ़ाया करते थे तो उस समय मुझे उतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन 2015 में एक दिन ऐसा भी आया कि जब उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई। उन लोगों ने पूरी क्लास में, कुछ लड़कियों का ग्रुप था, तो उन लोगों ने पूरी क्लास में ये कहा कि हम जॉली को एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जॉली को एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे डेडिकेट करते हुए एक गाना गाया था, जो कुछ इस तरीके से था कि आई हो मेरी ज़िंदगी में तुम चमार बनके, मेरी जूती साफ करना जो बार-बार चमके। जब मैंने ये सुना था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन शायद मेरी आँखें बहुत कुछ बयाँ कर रही थी। मेरे लफ्ज़ शांत थे, लेकिन मेरे आँखों से आँसू टप-टप करके टपक रहे थे और
मेरा जो शरीर था वो पूरी तरीके से सुन्न पड़ा हुआ था, क्योंकि एक छोटी-सी बच्ची और पूरी क्लास के सामने उसका इस तरीके से मज़ाक बनाया जा रहा था और सब उस पर हँस रहे थे। तो मैंने उस समय कहते हैं कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बोले गए शब्द उस पत्थर के समान होते हैं जो समुद्र में फेंके हुए जो समुद्र में फेंका गया और उसको कुछ पता नहीं कि वो कितनी गहराई तक जाएगा। वो शब्द उस समान होते हैं। मैं घर आई, घर पे आकर के मैंने खुद को ऊपर वाले कमरे में बंद कर लिया और मैं बहुत रोई। माँ के बहुत पूछने पर जब मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे गले लगाते हुए उन्होंने मुझसे एक बात कही, जो कि संस्कृत के कुछ श्लोक थे। वो इस तरीके से थे कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ओम पूर्ण है और ओम यहाँ पे ईश्वर का प्रतीक है और ईश्वर से ही सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में आई है उन सभी चीजों की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, इसलिए मैं कंप्लीट हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस जाति में जन्मी हुई हूँ और मुझे किस जाति में मेरा जन्म हुआ है। मैं जैसी भी हूँ अपने आप में पूरी हूँ। ये बात मेरे दिल को छू गई। लेकिन वहीं पर एक बात और मेरी माँ ने कही थी कि इसको ना यहाँ पे दबने मत देना। आपने जब तुम इस तरीके का कुछ करो कि तुम समाज में योगदान दे सको इस कुप्रथा को खत्म करने में, तब मैंने सीखा कि हाँ, इस चीज को खत्म करना चाहिए। और एक विचार आया था मन में जो आज भी चलता है कि अगर दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ये हाल है तो बिहार जैसे क्षेत्रों में क्या होगा, और यूपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पे लोगों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जाता होगा। कहने के लिए आज भी हमारे पास समानता का अधिकार है, पर शायद जमीनी हकीकत पर वास्तविकता ये नहीं है। अगर आंकड़े उठाकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस कांड हुआ था, जिसमें 19 साल की बच्ची का रेप कर उसकी जुबान काट दी गई थी, जो एक दलित परिवार से आती थी। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि तमिलनाडु में भी सन 2016 में कुछ इसी तरीके की घटना हुई थी, जिसमें एक 16 साल की बच्ची का, जो दलित परिवार से थी, उसका गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। 2018 के आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है और ये उस समय 45,000 के आसपास थी, जो 2019 में बढ़ करके 49 और 50,000 के आसपास पहुंची। अगर हम अंबेडकर जी की बायोग्राफी पढ़ें तो उनकी बायोग्राफी पढ़ने पर यह पता चलता है, जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, उसे पढ़ने के पश्चात ये पता चलता है कि उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़ना, मुझे पूजना मत। और उन्होंने कहा था मुझे पढ़ना, मुझे पूजना मत। और उनको पढ़ने के पश्चात ये पता चलता है कि सालों से दलितों पर अत्याचार होते आए हैं, उनका पतन होता आया है। अब वास्तव में जरूरत है उनके उत्थान की। शुक्रिया। हमारे अगले प्रतिभागी हैं ऋतिक रोशन, हिंदू कॉलेज से। ऋतिक, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मैम, मैं क्या इधर नेटवर्क की समस्या है, वीडियो ऑफ करके बोल सकता हूँ? जी, आप बोल सकते हैं। जी धन्यवाद मैम। मेरी कहानी का शीर्षक है पगहा। हुकूमत सिंह इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिलने से तिलमिला गया। चुन्नी घर की चारदीवारी में बाहर की दुनिया से बेखबर चेहरे पर घूंघट डाले कपड़े धो रही थी। गौ की तरह खूंटे से बंधी जब जहां हाँक दिया। घूंघट कभी 2 हाथ से कम नहीं होती थी। सोचते ही हुकूमत सिंह ने राहत की सांस ली। उसे ना सही, चुन्नी को तो इस क्षेत्र से टिकट मिल ही सकता है। महिलाओं को ही इस क्षेत्र से टिकट दिया जाना था। वह तुरंत पार्टी ऑफिस लौट गया। वापस आया तो कागजों का पुलिंदा हाथ में था। चुन्नी लोटे में पानी लिए दौड़ी आई। आखिर कहाँ चले गए थे? कब से इंतजार कर रहे हैं। जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए जरा स्याही लेकर तो आओ। यह लीजिए, यहाँ अंगूठा लगाओ। अंगूठा नहीं, हम तो दस्तखत करेंगे। चुन्नी देवी घूंघट को जरा ऊपर उठाते हुए बोली। दस्तखत करेगी? लिखना आता है? अनपढ़ चुन्नी की बात सुनकर वह भौचक्का रह गया। हाँ, चमकती आंखों से चुन्नी ने जवाब दिया। कब सीखी? हुकूमत सिंह ने आश्चर्य से पूछा। राम किशोर की लड़की से। मैंने उसको चटाई बुनना सिखाया और उसने मुझे पढ़ना लिखना। हुकूमत सिंह सुनकर बिदक गया। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा, अब अधिक सेखी बगाड़ने की कोशिश मत कर। चल यहाँ दस्तखत कर। वह दिन था और आज का दिन चुन्नी देवी की सामाजिकता का परिणाम था कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को 7300 वोटों से हरा दिया। हुकूमत सिंह खुश था कि चुन्नी तो नाम मात्र के लिए थी, असल में तो कुर्सी उसने ही जीती। घर के बाहर प्रेस वाले इंतजार कर रहे थे।
वह रेशमी अंगरखा लगाकर इंटरव्यू के लिए बाहर निकला। मीडिया ने हुकूमत को किनारे जाने को कहा और चुन्नी देवी की तरफ कैमरा घुमाया। इंटरव्यू के वक्त वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर रही थी। इंटरव्यू में चुन्नी देवी ने कहा, अपना संपूर्ण जीवन मैंने साहसी और स्वतंत्र महिलाओं के बारे में कहानियां सुनी। गांधी जी ने शिक्षा को महत्व दिया था और अपने हक के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित किया था। आज उन्हीं के विचारों से प्रेरित हो मैं उन्हें वास्तविकता में बदलना चाहती थी और आज इसकी शुरुआत है। अब तक गौ की तरह खूंटे से बंधी रहने वाली चुन्नी को कुर्सी पर देख हुकूमत जीत प्राप्त करने के बाद भी पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतिक। हमारी अगली प्रतिभागी हैं सोनी, जीसस एंड मैरी कॉलेज से। आपका स्वागत है सोनी। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं सोनी, जीसस एंड मैरी कॉलेज हिंदी विशेष तृतीय वर्ष की छात्रा आप सभी के समक्ष भी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हालात। इसमें गांधी जी की विचारधारा के कुछ स्वर इस प्रकार मुखरित होते हैं। मैं शुरू करती हूँ। घर में खुशियों का माहौल तो बना था जब रानी बुआ सुमन दीदी के खातिर बड़े घराने का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन जब माँ ने अपनी बिसात पर नजर डाली तो चेहरे की चहचहाहट क्षण भर में फीकी पड़ती दिखी। वहां शाम का इंटर कॉलेज खत्म होने में कुछ माह का समय बाकी था। घर में एक पड़िया और 7 बिस्वा जमीन के आगे कमाई का एक भी विकल्प मीलों तक नहीं था। बाबूजी के पैर सलामत नहीं थे कि कुछ धंधा टहल में हाथ ही बटा सके। वहीं माँ और दीदी खेत के 20 चक्कर लगाने के बाद भी चैन की सांस नहीं ले पाती थी। यहाँ श्याम सोचे बैठा है कि अब वह पैसे कमाने शहर जाएगा ताकि घर के हालात में कुछ सुधार कर सके और फिर दीदी का ब्याह भी तो करना है। लो, अगले गांव का सोनू परसों ही दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। श्याम ने साथ बदल लिया और वहां माँ किराए के पैसे इकट्ठा करने में जुट गई। भरी दोपहरी में 2 गोनी गेहूं बेचकर कुछ पैसे बटोरे कि बेटे को शहर बेच सके। आज भैया शहर जा रहा है, मैं तो पायल मंगवाऊंगी और मैं एक अच्छी सी मोटर गाड़ी। दोनों छोटे भाई बहन मुन्नी और राजू अपनी ख्वाहिशों के पुल बांध रहे हैं। श्याम तैयार है। आज उसके मुख पर एक तेज और गर्व से भरी मुस्कुराहट की चमक है। सबसे विदा लेकर श्याम और सोनू रवाना हो गए। सुबह भोर में सड़कों पर चिलचिलाती धूप और दोषी प्रदूषण के पहरे थे। श्याम के लिए सब कुछ नया था। वह नेक नियत वाला एक साधारण सा किशोर। कमरे पर पहुंचकर दोनों ने कुछ देर आराम किया और तुरंत बाद काम की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में जा ही रहे थे कि बस में श्याम का फोन किसी जेब कतरे ने साफ कर दिया। थक हार कर वापस कमरे पर लौटे। काम तो मिला नहीं, साथ में फोन से हाथ धो बैठा। दिन बीत रहे थे, न काम मिल रहा था और न ही घर वालों के हाल चाल। आखिर में आकर काम की तलाश खत्म हुई। अब 1 महीना बीता तो श्याम के हाथ उसकी पहली कमाई आई, लेकिन आने के साथ ही साथ उसके वापस जाने के कई रास्ते तय थे। कमरे का किराया, खाने का खर्चा, बिजली, पानी, न जाने क्या क्या। सब कुछ वैसा चल ही रहा था, लेकिन रात 8 बजे एक ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। वो आंधी थी लॉकडाउन की, जिसने ऐसे थपेड़े मारे जिसका अनुमान अभी तक लगाया ही नहीं जा सकता था। अब केवल श्याम ही नहीं, देश के सारे जन खाली हाथ घरों में कैद थे। कुछ दिनों श्याम और उसके साथियों ने गुजर बसर किया, लेकिन अब स्थिति किसी के काबू में आने को नहीं थी, चाहे जितने ही हाथ पैर क्यों न पसारे जाएं। सभी ने गांव की वापसी का तय किया और निकल पड़े अपने पैरों से रास्ता नापने। जैसे तैसे 10 दिनों के लंबे और मुश्किल सफर के बाद श्याम घर पहुंचा। श्याम अनजान था कि उसके ऊपर से पिता का हाथ सरक गया है। सुमन दीदी, मुन्नी और राजू तीनों की आंखों में आंसू के घने बादल छाए हुए थे। ना जाने कब तेजी से बरस पड़े। तीनों श्याम को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। वो तीनों को शांत कराता अपने आंसू को पी गया। छोटा होकर भी वह उन तीनों के आगे बड़ा हो गया। धन्यवाद। और इस प्रतियोगिता की अंतिम प्रतिभागी हैं समीक्षा, जीसस एंड मैरी कॉलेज से। समीक्षा, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। मेरा नाम समीक्षा गोयल है। मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और आज जो कहानी मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नींद। मैं क्षमा चाहूँगी, मैं अपना कैमरा ज़्यादा समय के लिए ऑन नहीं रख पाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हैं।
तो मैं अपना कैमरा बंद कर सकती हूँ। जी, आप कैमरा बंद कर सकती हैं। धन्यवाद। सुबह के 7 बजे थे। सुनहरी धूप निकली थी। चिंकी की नई कक्षा में आज उसका पहला दिन था, पर वो कुछ चिंतित सी लग रही थी। उसकी माँ उसका टिफिन तैयार कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि चिंकी कुछ परेशान सी है। माँ ने उसका टिफिन उसके हाथ में पकड़ाया और उससे पूछा, क्या हुआ चिंकी, कोई परेशानी? तब चिंकी ने कुछ असमंजस में कहा, हाँ माँ। माँ ने बोला, अभी थोड़ा वक्त है, मुझे बताओ क्या हुआ। माँ, दूसरे देश इतने आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश अभी उनके करीब भी नहीं। लोग हमारे देश को मॉडर्न नहीं समझते। कल ही मैंने विदेशियों को स्कूल से लौटते वक्त उनको हमारा मजाक बनाते हुए सुना। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चिंकी, ये तो उनकी सोच है ना। पर माँ, वो सही तो कह रहे थे, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना है। माँ उठी और चिंकी के हाथ में किताब पकड़ाई। ये क्या है माँ? बेटा, ये हमारे देश के संविधान जितनी ही एक अहम किताब है। हिंद स्वराज। हाँ बेटा, ये बहुत अहम किताब है। तुम पढ़ लेना, समझ जाओगे। अभी स्कूल जाओ, देरी हो रही है। चिंकी स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में अभी भी माँ की बात उसके दिमाग में घूमती रही और स्कूल में भी। माँ तो सीधी है, कुछ नहीं समझती। अरे अगर जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे तो विकास कैसे होगा? दूसरे देश भी तो फुल इंग्लिशतानी है। कितने प्रकार के वस्त्र, खाने की चीजें और उपकरण हैं उनके पास। अगर थोड़े जंगल काट दिए, जानवर मार दिए, तो क्या वो कितने आगे हैं? अगर कुछ 2-5 हम भी कर लें तो क्या होगा? तब आखिरी कक्षा राजनीतिक विज्ञान का समय था। शिक्षिका ने चिंकी को कुछ खोया सा पाया और उसे खड़ा होने को कहा और उससे पूछा, बताओ चिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि पूर्वी देशों के विकास मार्ग सही हैं, जो आधुनिकता और भौतिकवादी पर केंद्रित हैं? चिंकी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। जो सुबह से वो सोच रही थी, अब वो सबके सामने बोल सकती है। उसे लगा उसकी कक्षा के विद्यार्थी भी उसी की तरह सोचते होंगे, पर जवाब ने सबको चौंका दिया। जी हाँ मैम, मुझे लगता है ये सही है। आगे बढ़ने की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, पर वो महत्व भी महत्व है, प्रधान नहीं। जहाँ पूरा देश पूर्वी सभ्यता को अपना चुका है, केवल हमारा ही देश है जिसने उनकी सभ्यता को नापसंद करते हुए ठुकराया है। और नतीजा, हम उनके जितने आधुनिक नहीं हैं और भौतिकवादी। तो सुख है जो पैसे से आता है। तभी घंटी बजी और सब अपना बस्ता लेकर घर चलने लगे। चिंकी को सबकी प्रतिक्रिया कुछ अजीब लगी। पता नहीं सबको क्या हो गया है, कोई न्यूज़ नहीं देखता क्या? आजकल तो चाइना का बोलबाला है। ये ऊंची बिल्डिंग, क्या गजब मशीनें, वाह! देखना देखने वाले देखते रह जाएं। जो भी ना समझे तो उनकी मर्जी, खुद देख लेंगे। चिंकी घर पहुंची। खाना खाकर माँ के पास बैठ गई। माँ ने चिंकी के सर पर हाथ फेरा और उसे सुला रही थी कि अचानक बाहर से शोर आने लगा। चिंकी सो चुकी थी। माँ ने उसे उठाया नहीं और बाहर चली गई। देखा तो बहुत हल्ला था, लोग न्यूज़ चैनल लगाने को बोल रहे थे। माँ ने भी न्यूज़ लगाई तो देखा ब्रेकिंग न्यूज़। चाइना में फैली एक खतरनाक बीमारी, ज़ाइफस 19, जो एक चिड़िया के मांस खाने से होती है, जिससे हुई अनगिनत लोगों की मौत। साथ ही में बिजली की ज्यादा खपत से कोयले की कमी की वजह से फैला अंधकार। माँ न्यूज़ देख रही थी, तभी चिंकी उठ गई और उसने न्यूज़ पढ़ी। उसे जैसे धक्का लगा। उसे यह एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। तब उसने दूसरी ओर रखी माँ की दी हुई किताब को देखा और उसे पढ़ने चली गई। अगले दिन चिंकी माँ के पास आई और उसने कहा, माँ मैं समझ गई, गांधी जी सही थे। माँ को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या कह रही हो बेटा? अरे माँ, आधुनिकता, भौतिकवादी, ये सब हमारे देश थोड़ा पीछे है, पर अपनी गति से धीरे धीरे सही कदमों के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश गांधी जी की सिखाई सीखों पर, जो इस किताब हिंद स्वराज में है, उन पर खड़ा है। हमने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की, अपनी और इंसानियत की ओर अपने कर्तव्य को समझा, इस धरती की ओर अपने कर्तव्यों को समझा और सही रास्ते पर चले। अगर ऐसा नहीं होता, आज हमारा भी वही हाल होता जो चाइना का है। उनका देश आधुनिकता, भूमंडलीकरण और भौतिकवादी में इस प्रकार जाकर खो गया है, जो बाहर से देखने में सुंदर लगती हैं, पर अंदर से खोखली हैं। माँ, हमारे देश की नींव मजबूत है। माँ ये सब सुनकर खुश हो गई और उन्होंने चिंकी पर गर्व था। उन्होंने चिंकी को गले लगाया और वो दोनों फिर हंसी ठिठोली करने लगे। धन्यवाद। मैम, हमारे जो प्रथम प्रतिभागी थे महबूब, मैं उनको वापस आमंत्रित करना चाहूंगी। जी, क्या इजाजत है? हाँ, कर सकती हैं। महबूब,
आप अपनी कहानी पढ़ सकते हैं। आप शुरू से ही पढ़ें क्योंकि हमें शायद याद नहीं है, हमारे निर्णायक महोदय को भी याद नहीं होगी। शुरू से नहीं, पढ़ें बिल्कुल मनीष। दालचंद का इंतजार है। दालचंद का क्या हुआ, बिल्कुल इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया तो मुझे जहाँ फिर से छोड़ी मौका थी देने वहीं के से लिए। पढ़ें या शुरू से पढ़ें? मनीष, आप जैसा सही बताइए। लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से करना चाहे वो भी ठीक है। शुरू से कर लीजिए महबूब, क्योंकि एक फ्लो बनता है फिर। जी मैम। तो मेरी कहानी का शीर्षक है भूख की प्यास, और ये गांधी जी का ऐसा मानना था कि जुए और शराब की लत इंसान को बर्बाद कर देती है, तो उसी के ऊपर है कि विद्यालय से आते ही रोहन और राजू ने घर का दरवाजा धड़ल्ले से खोला और बस्ते को फर्श पर पटकते हुए सोफे पर चढ़कर वीडियो गेम खेलने लगे, जैसे उनके लिए इससे बाहर कोई दुनिया ही ना थी। दोनों मग्न होके खेल ही रहे थे कि सहसा पीछे से एक आवाज आई, अरे आते ही मस्ती शुरू कर दी तुम दोनों ने, चलो पहले जल्दी से यूनिफॉर्म उतारो। और बस्ता ऐसे कोई फेंकता है भला? पर रोहन और राजू ने आवाज को इस तरह सुना और भूल गए जैसे हम घड़ी के टिक टिक को सुनते तो हैं पर ध्यान नहीं देते। सरला के 2 ही बच्चे थे जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा खजाना मानती थी। सरला का पति उसे भले ही कितना भी मूल्यवान वस्तु भेंट कर दे, पर वह संतुष्ट अपने बच्चों के चेहरे देखकर ही हुआ करती थी। सरला रोहन के गले का टाई खोल ही रही थी कि काकी पीछे से हाथ में कटे हुए कुछ सेब और जूस का गिलास लिए हुए अंदर आई और कहने लगी, ये क्या बीबी जी, आप अभी तक यहीं हैं? जाइए, आपको डॉक्टर के पास जाना है, बाद में आपको समय नहीं मिल पाएगा। सरला रोहन की शर्ट का बटन खोलते हुए झुंझलाई हुई नजरों से काकी की ओर देखती हुई कहती है, देख तो रही है इनको, अगर ऐसे ही छोड़ गई तो ये सारे दिन ऐसे ही डोलते फिरेंगे। आप इसकी चिंता ना करें, आप जाइए, रोहन बाबा और राजू बाबा की देखभाल मैं कर लूंगी। आप जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। काकी की बातों को अनचाहे मन से मानकर सरला डॉक्टर साहब के पास चली जाती है। सरला के जाने के कुछ 10 मिनट बाद ही सामने की सड़क से चिलचिलाती धूप के बीच एक लंबी सी गाड़ी आई। गाड़ी के शीशे बंद थे और शीशों पर काला पर्दा पड़ा था। गाड़ी को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी रईस के घर में पहिए लग गए हों और वह घर इस ओर चला आ रहा है। गाड़ी सरला के घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक लंबे हट्टे कट्टे शख्स निकले जिनके चेहरे से रईसी साफ झलक रही थी और लिबास में दिखावेपन की बू आ रही थी। अपनी मूंछों को ऐंठते हुए घर में प्रवेश करते हुए सरला सरला पुकारने लगे। बीबी जी तो डॉक्टर के पास गई हैं सरकार। अच्छा, दालचंद ने भौहें ऊपर करते हुए कहा। आए तो कहना कि मैं आज रात कुछ देर से आऊंगा, हमारी महफिल कुछ देर तक चलेगी तो मैं देर रात आऊंगा या हो सके तो कल सुबह आऊंगा। इतना कहते ही दालचंद वापस उसी पहिए वाले घर में बैठ गया और घर बाहर की सड़कों पर चलने लगा। दालचंद के व्यवहार से सरला बहुत परेशान रहा करती थी। उसकी जुए और शराब की गंदी लत पूरे परिवार को डुबोए जा रही है, यह आभास सरला को होने लगा था। दालचंद रोज रात जुए में हारकर शराब के नशे में धुत होकर डगमगाते पैरों से आता और अपनी झूठी मर्दानगी की सच्ची सूरत सबको दिखाता था। कभी कभी रोहन और राजू इतने सहम जाते थे कि घंटों अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं खोलते थे, बस दरवाजे के पास कान लगाकर सुना करते कि पापा मम्मी में क्या बातें चल रही। दालचंद अपनी संपत्ति का आधा भाग जुए में हार चुका था और अब जो कुछ भी ऐशो आराम की जिंदगी बची थी वह उसकी पत्नी सरला के बदौलत बची थी। पर सरला इन दिनों काफी बीमार रहा करती थी। कई सर्जन डॉक्टर को उसने दिखाया पर कुछ खास लाभ न मिला। फिर वह ये भी सोचती थी कि अगर डॉक्टर ने कुछ दिन का आराम बोल दिया तो रोहन राजू को कौन संभालेगा और काम पर कौन जाएगा, क्योंकि उसे अब पता लग चुका था कि दालचंद जुए के नशे में इतना डूब चुका है कि उसके जिस्म से अब मक्कारी और कामचोरी की महक आने लगी है। इसीलिए वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना काम पर पाबंदी से जाया करती और घर आकर काकी का भी हाथ पटाती थी। उस रात चांद जब अपनी पूरी रोशनी बिखेरे बादलों के साथ अटखेलियां कर रहा था और सड़कों पर रात कीड़ों के अलावा और किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, सरला को आधे रात के करीब पेट दर्द शुरू हुआ। सरला पेट दर्द से कराह रही थी। ऐसा दर्द उसे पहले भी होता था, पर आज जैसा असहनीय दर्द पहले कभी ना हुआ था। दालचंद वहीं उसके बगल में नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ था। सरला ने पहले सोचा कि हर बार की तरह जैसे होता है वैसे ही कुछ देर में दर्द समाप्त हो जाएगा, परंतु दर्द शांत होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था।
सरला ने अपने दोनों हाथों से पेट को कस के पकड़ लिया और इधर-उधर घुलटने लगी। दर्द के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। जब दर्द हद से ज़्यादा होने लगा तो सरला ने अपने एक हाथ को दालचंद के कंधों पर लगाया और उसे उठाने की चेष्टा करने लगी, पर दालचंद देर रात नशे में डूबा आया था और वह नशे की नींद में इस तरह डूबा हुआ था कि अगर कोई उसको ज़बरदस्ती उठाकर खड़ा कर दिया जाए, तो वह सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता था। काकी घर में थी नहीं, दालचंद की आँखें खुल नहीं रही थी और सरला में इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो खड़ी होकर कहीं जा सके। दर्द और बढ़ता ही जा रहा था। अपने पति को उठाने की असफल चेष्टा करते-करते सरला खुद सो गई। एक ऐसी नींद जो शायद उसके पति के जाग जाने पर उसे नहीं आती। सुबह जब दालचंद ने सरला को इतनी देर तक सोता पाया तो उसे आश्चर्य हुआ और वह बोला, "अरे! क्या हो गया आज? अभी तक सो रही हो? काम पर नहीं जाना क्या?" जवाब न देने पर दालचंद को कुछ शंका हुई, पर उसने दूसरी तरफ मुंह घुमाए अपने एक हाथ से सरला के शरीर को हिलाया, पर सरला के किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न करने पर वह घबराया और उठकर बैठ गया। चादर हटाकर सरला को जोर जोर से हिलाने लगा, फिर उसके नाक के पास उंगलियां लगाई तो धक सा रह गया। बदहवास हालत में लड़खड़ाता हुआ बाहर आकर काकी को आवाज लगाने लगा और काकी सरला के बेजान शरीर को देखते ही सब समझ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हाय रे हमारी बीबी साहिबा, हाय हमें छोड़ गई। हमारे रोहन बाबा का, राजू बाबा का क्या होगा? कैसे रहेंगे ये बच्चे बिन माँ के? रोहन और राजू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर सबको रोता देखकर वो खुद ही रोने लगे। रोहन के पूछने पर किसी ने उन्हें बताया कि उनकी माँ भगवान जी के पास चली गई है। यह सुनते ही रोहन तो माँ के बगल में बैठकर माँ से लिपटकर खूब रोने लगा, पर राजू दौड़कर घर के मंदिर में गया और बंद आंखों से निकलते मोतियों के साथ हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, भगवान जी, आप हमारे मम्मी को जल्दी से भेज दीजिए, हमें स्कूल जाने में देर हो रही है। मम्मी ही हमें तैयार करती हैं, आप उन्हें जल्दी से भेज दीजिए। हाय, ये कारुणिक दृश्य देखकर जैसे भगवान की मूरत भी रोने को हो आई। कुछ दिनों तक घर एकदम बुझा-बुझा सा रहा, ना रोहन की शरारतें, ना काकी का चिल्लाना। दालचंद भी अब चुपचाप आता और कभी-कभी अपने बच्चों को इस तरह देखता जैसे पहली मर्तबा उनसे मिल रहा हो। सरला को जो आभास था कि दालचंद की जुए की लत अब उसके परिवार को डुबोए जा रही है, वह आभास अब हकीकत में बदलता दिख रहा था। दालचंद के पास अपना कोई भी हुनर नहीं था और जुए के नशे में वह अपना सब कुछ बेच चुका था। बात यहाँ तक आ गई थी कि उसके सर लाखों का कर्जा हो गया था। कर्जदार आए दिन गली मोहल्ले में बाजार में दालचंद को अक्सर घेर लेते। दालचंद इन कर्जदारों से बहुत परेशान हो चुका था और उसके पास घर बेचने के अलावा और कोई उपाय न था। उसने अपना घर और गाड़ी लाला धनीराम के हाथों बेच दिया और जो पैसे मिले उससे कर्जदारों का कर्ज चुकाकर फिर रोहन और राजू को लेकर किराए के घर में रहने लगा। दालचंद के पास अपना कोई हुनर ना था, साथ ही वह बड़ा लालची प्रवृत्ति का भी था। बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की लालसा उसमें हमेशा बनी रहती थी। एक रोज उसने सोचा कि कर्जदारों के कर्ज तो उसने चुका ही दिए हैं, अब जो ये पैसे बचे हैं, इनसे क्यों ना एक बाजी और खेल ली जाए। अगर सब अच्छा रहा तो फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। यही सोचकर वह फिर खेलने चला गया और बचे हुए पैसे भी जुए में हार गया। अब दालचंद के पास अपने बच्चों के पेट भर खाना खिलाने का भी पैसा ना था। जिस किराए के ठीक-ठाक मकान में वह रहने आए थे, पैसा ना होने के कारण वहाँ से भी उन्हें खाली करना पड़ा और फिर वह किसी टूटे से मोहल्ले में एक कच्ची ईंटों से बने अधपके से घर में रहने लगे, जिसमें पहले ही छिपकली, चूहे और कॉकरोच रहा करते थे। उनकी स्थिति अब ये हो चुकी थी कि दिन में केवल एक बार ही वह होटल से खाना मंगाकर खाते, क्योंकि बनाना तो किसी को आता ही ना था और अगर किसी ने कभी अपने घर का बचा हुआ खाना उन्हें दे दिया तब जाके कहीं उन्हें रोटी नसीब होती। बाकी पूरे दिन पनियाई चाय और बासी बिस्कुट खाकर निकालते थे। दालचंद अब कबाड़े का काम करने लगा था। एक टूटी सी साइकिल का इंतजाम उसने कहीं से कर लिया था और उस पर दूसरों के घर के भंगार को लादता हुआ अपना सारा दिन बिताता। तब जाकर रात में बस कुछ देर के लिए उसके घर का चूल्हा जल पाता था। आज भी वो सड़क चिलचिलाती धूप में वहीं खड़ी है, पर आज उस पर किसी रईस आदमी का घर गाड़ी की शक्ल में नहीं चल रहा था, बल्कि उस गरीब का झोपड़ा जो कभी भी उजड़ सकता है, टूटी साइकिल के रूप में चलता हुआ आ रहा था।
और दिन भर की थकावट के बाद पैरों में छाले लिए, आँखों में पानी लिए और हाथों में किसी और की जूठी रोटी लिए, तीनों घर के अंदर कीचड़ से लदी ज़मीन पर बैठकर अपने आँसुओं से प्यास बुझाते हुए रोटी के एक-एक टुकड़े को अपने मुँह के अंदर इस तरह से डाल रहे थे कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। दालचंद अपने मुंह में पहला निवाला डालते ही डबडबी आंखों से आसमां की ओर ताकने लगा और अपने हाथों से बच्चों का सिर सहलाते हुए बंद आंखों से रोने लगा। तब जाके उसे यह एहसास हुआ कि भूख की प्यास इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया और माफ़ी चाहूँगा, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि कहानी मुझे पूरी करनी थी, कहानी ज़्यादा लंबी थी। बहुत शुक्रिया महबूब। सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी थी। अब जब तक हमारे निर्णायक अपना निर्णय तैयार करते हैं, हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप निर्णय घोषित होने तक जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत देर नहीं लगेगी। मैं मनीष, अपनी तरफ से तैयार हूँ। जी जी। आपका निर्णय तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। तो अदिति सर को आमंत्रित कीजिए। जी मैम। अब मैं हमारे निर्णायक की भूमिका में पधारे मनीष शर्मा सर का स्वागत करूंगी कि वो आए और रिजल्ट का अनाउंसमेंट करें और उसके बाद अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आपका स्वागत है सर। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सभी का धन्यवाद। आपने बहुत शानदार कोशिश की और कई बार क्या होता है कि मैं जब जीसस एंड मैरी कॉलेज से पहले भी जुड़ा था तो मुझे याद है मैंने बताया था कि कहानी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम दिन में न जाने कितनी कहानी सुनते हैं, न जाने कितनी कहानी देखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो कहानी हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, हमें आगे बढ़ा रही होती है, हमें सावधान कर रही होती है, हमें कुछ सीख दे रही होती है, कई बार मनोरंजन कर रही होती है। यही तो होती है सब कहानियां। जब आप गॉसिप करते हैं उसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं, जब विज्ञापन देखते हैं उसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। कहानियां इस कदर जुड़ी हुई हैं कि हम सोच नहीं सकते कि एक ऐसा समाज जिसमें कहानियां ना हो। अब बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन दिक्कत ये होती है कि कहानी को हम बहुत साहित्यिक बना देते हैं, साहित्यिक इस सेंस में कि बहुत ज्यादा उसका लेवल हाई हो गया तो हम कहानी को इतना पीछे ले जाते हैं या उतना हाई ऊंचा उठा देते हैं कि हम आम आदमी उसके स्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो बहुत अच्छी कोशिश मुझे लगी। दो चीजों की मैं बहुत तारीफ करूंगा जीसस एंड मैरी कॉलेज के लिए, एक कहानी और दूसरा गांधी। दोनों को लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि बच्चों ने उस प्रयोग को करने की कोशिश की जो उम्मीद की जा रही थी उनसे। जुए का बात आई, बाल विवाह की बात आई, जातिवाद की बात आई। हाँ, ये सभी तो कहा था महात्मा गांधी ने, लेकिन मैं थोड़ा सा शायद कहूंगा कि महात्मा गांधी की दो सबसे अहम चीजें थी, सत्य और अहिंसा। वो दोनों मुझे थोड़ा सा मिस लगी यहाँ पर। हम दाएं गए बाएं गए, हाँ गलत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अगर महात्मा गांधी को हमें सबसे पहले पकड़ना है तो यही दो चीजें हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य में सब आता है, जातिवाद भी आता है। मेरा अपना मानना है कि सत्य को लेके ना हम सत्य को मान लेते हैं सच, कि सिर्फ सच ही सत्य है। सच सत्य नहीं है। सत्य वो है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब आप किसी का बुरा करोगे तो वो बुरा ही है, हमेशा बुरा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी का बुरा करके खुश नहीं रह सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सत्य की परिभाषा में आते हैं। सच भी उसमें से एक है। जब आप सच बोलते हैं तो आपके अंदर तक शुद्धि होती है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको न जाने कितनी जगह झूठ बोलना पड़ता है, तो सत्य के खिलाफ है। इसीलिए सच को सत्य माना गया, लेकिन सच और सत्य मतलब सच उसका छोटा हिस्सा है, तो सत्य बहुत बड़ा हिस्सा है। सत्य में सब आता है, बाल विवाह भी आता है, जातिवाद भी आता है। जो समाज के लिए शुभ हो वही सत्य है। अगर आप पूरा हमारा इतिहास देखेंगे या सब चीजें देखेंगे, जैसा कि जॉली ने भी कहा, सब पूर्ण है, सब पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं है, और यही सत्य है। इस सत्य को जब सब एक्सेप्ट कर लेंगे तो समाज का शुभ है, नहीं करेंगे तो समाज में तरह तरह की चीजें होंगी, भ्रांतियां फैलेंगी, असमानता फैलेगी। तो हाँ,
मुझे लगता था इस बारे में और थोड़ा गहन चिंतन होना चाहिए था, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि चिंतन की जो शुरुआत हुई है इस अब शीर्षक से, वो बहुत बड़ी चीज है। कई बार चीजें सिर्फ इतनी नहीं होती। तो पहले रिजल्ट अनाउंस करूं या पहले मैं डिस्कस कर लूं कहानी को, जैसा आप कहें? आप कहानी को डिस्कस कीजिए और डिस्कस करते हुए ठीक है, फिर रिजल्ट भी, वो फिर रिजल्ट से संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमारे प्रतिभागी थे महबूब, भूख की प्यास। महबूब, कहानी बहुत अच्छी थी, आपका सुनाने का तरीका भी अच्छा था। बस मुझे लगा कि जो समय सीमा होती है उसका ध्यान आपको रखना चाहिए था। जब हमने तब जब नियम था कि 5 मिनट में खत्म करनी है, तो ये कहानी 5 मिनट में खत्म हो सकती थी। कहानी के अंदर कई पॉइंट्स थे, कई वाक्य थे जो संरचना के हिसाब से ज्यादा थे, वो हटाए जा सकते थे। कहानी उससे और पेशी हो जाती। जैसे मेरे हिसाब से काकी के कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं थी। छोटी कहानी है, आप जितने कम कैरेक्टर रखेंगे उतनी कहानी चमक के बाहर आती है। काकी के कैरेक्टर ने इस कहानी के अंदर कुछ विन्यास में कोई सुधार नहीं किया है। अगर आप काकी का कैरेक्टर हटा देते तो भी कहानी ऐसी ही बढ़ती और तेजी से बढ़ती। लघु कथाओं के अंदर ये और चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम बड़ी कहानी लिखते हैं तब भी ये चीज जरूरत है कि क्या हम फालतू के कैरेक्टर उसमें ला रहे हैं। अगर फालतू के कैरेक्टर उसमें आएंगे तो कहानी लंबी होती है और मैसेज में थोड़ा सा चीजें गड़बड़ होती हैं। इसी तरह दुर्गेश ने स्वदेशी के ऊपर बोला। दुर्गेश अभी मौजूद है? नहीं है शायद। लेकिन दुर्गेश की कहानी में, जी 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 दुर्गेश, आपने घटना का वर्णन किया है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन स्वदेशी सही अर्थों में कैसे फर्क ला सकता है, या स्वदेशी की कहानी, कहानी जो है कहीं ना कहीं आप उसे जोड़िए इवेंट से। कोई घटना होती है, उस घटना के आसपास जो घटित होता है वो कहानी है। घटना को खींच है आपको, नहीं हो पाएगा। तो वो मौलिकता की कसौटी पर या शिल्प की कसौटी पर मेरे हिसाब से वो कहानी पूरी खरी नहीं उतर रही थी। अ, इसी तरह दीपा ने बहुत अच्छी कहानी कही, एक वृत्तांत उन्होंने कहा, अमनदीप, पार्वती। हाँ, कहने का तरीका भी अच्छा था, कहानी भी अच्छी थी। निष्ठा की बात करूं तो बाल विवाह की बात निष्ठा ने की, बाल विवाह की कुरीति की बात उन्होंने की। लेकिन गांधी जी को जो लाए हैं, ये शायद थोड़ा और बेहतर तरीके से हो सकता था। जैसे किताब सत्य के प्रयोग, किताब दी, या समझ रहे हैं मतलब, विषय जब आता है तो विषय दिखे ना। खाने में जब आप नमक होता है ना, खाने में नमक है, कहानी के अंदर घटना होती है, जो विचार है वो महसूस होता है। वो कहा नहीं जाता सीधा सीधा, वो आ जाता है, महसूस होता है, और कहानी का इम्पैक्ट वही होता है जो हम कहना चाहते हैं। वो नमक की तरह होती है पूरी कहानी के अंदर विचार जो है। लेकिन जब आप विचार थोपने की कोशिश करते हैं, वो कहानी का स्तर छोटा हो जाता है, वो कहानी कमजोर हो जाती है। तो कहानी का शिल्प का चमत्कार यह है कि जो आपको बात कहनी है, बात वही कहनी है, लेकिन ऐसे पिरो के कहनी कि पता ना चले, है ना। विचार पीछे रह जाए, घटना ऊपर हो जाए, इवेंट ऊपर हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो कहानी चमक के बाहर आ जाती है, तब कहानी सुनने में मजा आता है। लोग विचार नहीं सुनना चाहते, दिक्कत यह है। लोग कहानी सुनना चाहते हैं, ठीक है। और गांधी जी के जीवन में तो हजारों कहानियां हैं। और उनकी सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो मुन्ना भाई फिल्म आई थी, कितनी शानदार तरीके से, कितने सृजनशील तरीके से पूरी कहानी के अंदर गांधी जी की विचारधारा को अपनाया गया है। गांधी जी उसमें भी आए, उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन वो विचार कहीं भारी नहीं लगते हैं, वो कहानी का हिस्सा लगते हैं। तो कहानी का चमत्कार यही है कि विचार उसका हिस्सा होते हैं, विचार कहानी नहीं होते हैं। यही गलती जॉली ने करी। जॉली का भावनात्मक रूप से देखूं तो सही में बहुत शानदार था, दिल दहला देने वाला था। आप सीधा जोड़ सकते हैं जॉली की कहानी से। लेकिन जॉली ने जो गलती करी वो ये करी कि अगर वो इसको कोई कहानी बनाकर पेश करती तो वो कहानी होती। अभी जॉली ने जो करा वो करा ये कि उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। संस्मरण कहानी नहीं होते। आप सब हिंदी के छात्र हैं, आप पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में हैं, हर चीज का फर्क है। संस्मरण अलग होते हैं, निबंध अलग होते हैं,
है ना? और कहानी अलग होती है, नाटक अलग होते हैं, कविता अलग होती है। ये सब चीजें अलग हैं, अलग इसीलिए हैं क्योंकि अलग हैं। संस्मरण जो था, हाँ, दिल छूने वाला संस्मरण था, लेकिन वो कहानी नहीं थी। तो कहानी के रूप में पिरो के अगर जॉली इसको कहती कि एक ऐसा था, ऐसा हुआ था एक लड़की के साथ में, और फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ, और फिर उस लड़की ने ऐसे पलटवार किया, या वो लड़की यहां तक पहुंची, और फिर उसने गांधी जी के सिद्धांतों का प्रयोग करते उन सभी को माफ कर दिया। तो ये कहानी होती, और शानदार कहानी होती, है ना? तो गांधी जी भी आते उसमें, दुख भी आता उसमें, ये चिंता भी आती समाज की, असमानता भी आती, सब आता, 5 मिनट में पूरी बात कह भी दी जाती, वो शानदार कहानी बन जाती। लेकिन आप चूक गए जॉली। ऋतिक की कहानी छोटी थी लेकिन अच्छी कहानी थी। इसी तरह सोनी की बात आई, शाम की कहानी उन्होंने कही, लेकिन मुझे बार बार एक चीज लगी कि शायद आप सभी एक जगह चूक गए, वही जो मैं बार बार कह रहा हूं, कहानी को कहानी की तरह कहने में। तो जब ये गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ा सा यही यही समीक्षा ने गलती करी, विषय ठीक से नहीं आया। विषय को पिरोना चाहिए। कहानी कहानी बुनी जाती है स्वेटर की तरह, स्वेटर बुनते हैं ना, तो एक ऐसे ऐसे करके वीव होती है कहानी, कहानी के अंदर विचार शामिल होके आता है, तब कहानी चमत्कार पैदा करती है, रोचक हो जाती है, वरना रोचकता खत्म हो जाती है कहानी की। तो बस यही सब चीजें, तो इसके बेस पे मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और फिर मैं आगे रिजल्ट सुनाता हूं। जैसे गांधी जी को अगर आपको समझना है और गांधी जी के आधार पे आपको सृजनशील कहानी कहनी है, अपनी मौलिक कहानी कहनी है, अब उसमें आप ये मत देखिए कि गांधी जी ने क्या करा, आप ये देखिए कि गांधी जी की विचारधारा आज आप कैसे लागू कर सकते हैं। जैसे मैं सोच रहा था, अगर रोड रेज एक बड़ी घटना है आज के टाइम पे, मतलब सड़क पे जा रहे हैं, सब गुस्से में है, लड़ाई हो जाती है, गाड़ी की टक्कर होती है, झगड़े हो जाती है, आए दिन गाड़ी सड़क किनारे खड़ी होती है, एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, आपस में झगड़ रहे होते हैं। अगर गांधी जी होते तो उसको कैसे सुलझाते? गांधी जी होते तो इसको कैसे कैसे इसको ठीक करते, क्या करते वो को वहां पुरानी घटनाएं कहेंगे तो वो पुरानी कहानी है, वो उनके जीवन का किस्सा है, उनकी कथा है। लेकिन अगर आप सृजनशीलता पे आते हैं, मौलिकता पे आते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप घटनाओं से आप से जोड़ें, आप तो दोनों की गाड़ी आपस में भिड़ गई। अब हुकूमत सिंह बहुत गुस्सा था, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसकी गाड़ी में लग गया है वहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत सिंह बाहर गाड़ी से बाहर आया और शाम भी बाहर आ गया। अब अगले ही पल होने वाला ये था कि हुकूमत सिंह या शाम में से कोई एक हाथ उठाता और एक झगड़ा शुरू हो जाता, और उसके बाद पूरी सड़क पे ट्रैफिक जाम लग जाता। लेकिन हुकूमत सिंह ने एक नया काम किया, उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी, उसने आते ही पूछा, भाई साहब आपको लगी तो नहीं? अब शाम इस रवैये से भौचक्का रह गया, गाड़ी को टक्कर उसने मारी और हुकूमत आके ये पूछ रहा है कि उसे लगी नहीं, चोट तो नहीं लगी। अब उसे वहां पे शर्म पैदा हुई उसके मन में। गांधी जी का यही तो काम था कि वो आपके अंदर की अच्छाई से दूसरे के अंदर की अच्छाई जगा रहे हैं। तो अब वो बाहर निकला गाड़ी से, अरे सर सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मेरा पैर एक्सीलेटर पे दब गया था, अरे हाँ थोड़ा ध्यान से चलाना चाहिए, नहीं नहीं सर मैं आपका आपका जो खर्चा है मैं दे दूंगा। अचानक से कहानी पलट गई, वही जो वहां झगड़ा होने वाला था वो झगड़ा प्यार में सुलट गया। और ऐसे किस्से होते हैं हमारे आसपास, जब हम चीजों को प्यार से सुलझा सकते हैं। पड़ोस वाला पड़ोसी में है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत तेज आवाजें आ रहे हैं, अब जाकर आप उसके दरवाजे पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या कोई और तरीका आजमाएंगे। ये सारी चीजें एक नई कहानी को पैदा करती हैं और नए समाज की कहानी को पैदा करती हैं, और यहीं पर आप सृजनशील हो जाते हैं।
मैं कल ही सोच रहा था, एक छोटा सा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ और आप लोगों का मैं चाहूंगा कि आप उसमें भागीदारी करें, ठीक है। हम्म, ये एक छोटा सा मैं आपको वो दे रहा हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, एक छोटा सा मैं, ये 2 डॉट्स हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर। अब मुझे आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं कि आप इस डॉट से इस डॉट तक कैसे पहुंचेंगे। सर कागज के पन्ने को अगर हम दोनों तरफ से जोड़ देंगे तो भी पहुंच सकते हैं। ये लीजिए, पहुंच गए। और सर एक सीधी लकीर अगर खींचते तो भी पहुंच सकते हैं। बहुत सही। और सर यही पर समझ आ रहा है इससे तो अभी मुझे। ये आपके एकदम साधारण मतलब साधारण जवाब हो गए, सही जवाब है, लॉजिकल जवाब है। लॉजिक से ऊपर बढ़ जाइए। अब आप सोचिए, अब आप इस डॉट से इस डॉट तक कैसे पहुंचेंगे। लॉजिक को छोड़ दीजिए। सर वो पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए आधा। हाँ, ये समीक्षा बोल चुकी हैं। कुछ और सोचिए, लॉजिक से ऊपर जाइए। लॉजिक क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा दुश्मन है। सोचिए सोचिए, कुछ भी, बच्चों की तरह सोचो। सर उस डॉट में है क्या, मतलब कि कुछ ऐसा? कुछ नहीं है, सिर्फ 2 डॉट्स हैं। आपको इस डॉट से इस डॉट पे आना, कैसे आ सकते हैं। ये वो बंधन है जो आपके जवाब नहीं आ रहे हैं, जो आपने अपनी क्रिएटिविटी पे लगा रखे हैं। आप उड़ के जा सकते हैं, आप चल के जा सकते हैं, आप नाचते हुए जा सकते हैं, कूदते हुए जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे बंधन हैं जो हमने अपने ऊपर लगा रखे हैं। आप लॉजिक से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। क्रिएटिविटी के लिए पहली शर्त यही है कि आप अपने लॉजिक से ऊपर उठिए। कल्पना पहला पार्ट है, लॉजिक उसके बाद आता है। कल्पना में जब लॉजिक मिलता है तो मौलिक सृजन होता है। ये बेसिक आप समझ लीजिए। हाँ, सिंपल सी चीज है कि 2 डॉट हैं, आप लाइन खींचेंगे, इधर से घुमा के लाइन खींचिए, उधर से घुमा के लाइन खींचिए, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन कल्पना इससे ऊपर जाती है। जब आप सपने देखते हैं तो सपने में आप जरा गौर करिएगा कि आप कितने कल्पनाशील होते हैं। सपने में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। आप एक बार सपनों को कभी आपने गौर किया है? मैंने सपनों पे गौर किया, मैंने पूरी किताब लिख दी, अंगूठी का भूत, सपनों की अनोखी दुनिया। ये पूरी किताब में सपनों का ऐसा एनालिसिस है, ये पूरी किताब सपनों पर ही बेस्ड है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं, जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को बांध कर रखेंगे। चलिए, 2000 अब से 3 साल 4 साल पहले मुझे नहीं लगता था मैं व्यंग लिख सकता हूं, मुझे पता ही नहीं था। मैंने व्यंग लिखना शुरू करा तो किताब आ गई गंदगी के महारथी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं नॉवल लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने जब लिखना शुरू करा तो अचानक से एक छोटी सी घटना हुई। मैंने किसी को अंगूठी पहने हुए देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा शानदार चीज है। अचानक से पूरी कहानी का फ्रेम दिमाग में आ गया। तो ये कहानी बन गई अंगूठी का भूत। और अंगूठी का भूत कहानी में नारी सशक्तिकरण की बात है, लेकिन वो आता है एक भूत के जरिए। अब क्रिएटिविटी क्या है? भूत जैसे ही आप नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हॉरर, डर, यही सब आता है। जबकि मेरी कहानी में जो भूत है वो लगभग हीरो है, ठीक है। आप उस भूत से डरते नहीं, आप उसे प्यार करने लगते हैं। अब ये जो कहानी है, ये क्या बिना क्रिएटिविटी के संभव है क्या? क्योंकि अगर आप रेगुलर, अगर डॉट से इधर उधर, लाइन से इधर लाइन खींच के वहां पहुंचेंगे तो आप सोचिए कि वो तो एक सिंपल, आप जब लिखने बैठेंगे तो आप भी वही करेंगे कि भूत होता है, उसके दांत होते हैं, वो ऐसी आवाजें निकालता है, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं? तो ये बड़ी समस्या है कि क्रिएटिविटी को, आपको जो लीक है उसको तोड़ना पड़ेगा। और लीक तोड़ने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और लॉजिक से थोड़ा ऊपर बढ़ के जब सोचेंगे और फिर उसमें लॉजिक डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इलॉजिकल बात करते रहेंगे तो कोई भी कहानी बन जाएगी। लेकिन जब जब क्रिएटिविटी को और लॉजिक को दोनों जोड़ा जाता है तब एक अच्छी कहानी बनकर आती है। चलिए, मुझे लगता है अब हम बात करें सीधे सीधे रिजल्ट की। इसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल हो तो बेशक पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा सस्पेंस बनाए बिना 30 नंबर पर हम रख रहे हैं ऋतिक को,
और दूसरे नंबर पर हम रख रहे हैं महबूब को। महबूब का प्रदर्शन इससे कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्होंने समय सीमा का थोड़ा सा ध्यान नहीं करा। थोड़ा शिल्प पे और काम करते तो मुझे लगता है कि महबूब और ऊपर जा सकते थे। और पहला पुरस्कार है दीपा के लिए। सभी को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप और भी कहानियां रचेंगे और साझा भी करेंगे, है ना। तो ये कहानी का सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा और चलता रहे, पूरी जिंदगी चलता रहे जी। अदिति। यस मैम। वी स्वाति, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आ जाओ। हाँ जी। मैं भी स्वाति आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सब ऑनलाइन मोड में होने के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारी आयोजित प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाए। आप सभी की उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। हमारी शुभकामनाएं आपके सफलतापूर्ण जीवन के लिए सदैव आपके साथ रहेंगी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे कॉलेज जीजे सेंट मेरी की प्राचार्य डॉक्टर सेंड्रा जोसेफ मैम का। धन्यवाद मैम, आपकी इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मनीष शर्मा सर का, जिन्होंने निर्णायक के रूप में हम सभी का ज्ञानवर्धन एवं मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समिति के संयोजकों डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव मैम एवं डॉक्टर बीरेंद्र सर का, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम सफल हो पाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने प्रतियोगिता का हिस्सा बन हम सभी को कुछ न कुछ सिखाया। आशा है आप सभी हमारे आने वाले कार्यक्रम का हिस्सा भी जरूर बनेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कॉल्डन समिति की छात्राध्यक्ष अदिति, छात्रा उपाध्यक्ष महिमा सिंह, टेक्निकल हेड हिमांशी एवं पूरी कोर टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना योगदान दिया। आप लोगों के प्रयासों के बिना यह कार्यक्रम सफल न हो पाता। अंत में मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमसे जुड़े और अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया। नमस्कार। शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आना हमेशा हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स, दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट सभी लाभान्वित हुए होंगे। इनके मार्गदर्शन को आप समझे होंगे और हम जब भी भविष्य में इस तरह की कोई नई प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे तो हमें और बेहतर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। और मनीष, हमारी पिछले वर्ष भी इच्छा थी, अभी भी ये इच्छा है कि आपके साथ हम एक वर्कशॉप कहानियों को रचने का ऑर्गेनाइज करें। तो शीघ्र ही अगर हमारा कॉलेज हमें इजाज़त देता है तो या तो ऑफलाइन मोड में, नहीं तो ऑनलाइन मोड में ही हम एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे आपके साथ कहानियों का। बिल्कुल इंतजार रहेगा जी। तो हमारे ख्याल से हमारे दूसरे सत्र की जो रिसोर्स पर्सन है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपर्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा जी। नमस्ते सबको। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अदिति, हमारे मेरे अपर्णा मैम जुड़ गई हैं। यस मैम, यस मैम जी। तो सबसे पहले मैं जो हमारे सारे टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ये मौका दिया गया ज्वाइन करने का और लोगों को अपनी जो कला है, मेरी